हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ। ये वीडियो है मेरा जो 66th का मेंस मैंने दिया था, उसमें जीएस 1 का जो पेपर था उसका ये पूरा आरटीआई कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे टोटल 187 मार्क्स मिले थे। और अगर इसमें आप देखिएगा तो मुझे स्टैट में 72 मार्क्स मिले थे। और हिस्ट्री का जो पार्ट है जीएस पेपर 1 का, उसमें मुझे एक में 20, एक में 23 और एक में 22 मार्क्स मिले थे। सेक्शन 2 में देखिएगा तो एक में मुझे 21 मार्क्स मिले थे और एक में मुझे 20 मार्क्स मिला था। बट एक में मुझे सिर्फ 9 मार्क्स मिला है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्वेश्चन में सबसे अधिक मार्क्स मिले, बट मुझे 9 मार्क्स मिला था। अन्यथा मेरा जो ये मार्क्स था टोटल वो 200 के पास होता। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपने कॉपी में कि क्या क्या चीज था जो मैंने इंक्लूड किया और मुझे इसमें थोड़ा अच्छा मार्क्स मिला था। वैसे मैंने 64, 65, 67 और 67 ये चारों मेंस लगातार दिया हूँ। और चारों का इंटरव्यू भी लगातार दिया हूँ और चारों में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। ये अलग बात है कि 65th और 66 में मैंने सारा पोस्ट नहीं फिल किया था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं वो सारा भी कॉपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कुछ तो मैंने ऑलरेडी कॉपी शेयर भी किया हूँ। आपको और एक चीज बता दूं कि हम लोग का टेलीग्राम चैनल है वे टू पीसीएस, आप वहां पे भी जा करके ज्वाइन करके ये पीडीएफ सब डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो फर्स्ट सेक्शन है, मैं हमेशा पहला सेक्शन जो होता है वो मैं हमेशा जीएस में मैथ का करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये फ्रेश माइंड रहता है तभी, और तभी चीजें सही होने की संभावना सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ही कीजिए कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए जब मैंने 64th का मेंस दिया था तो उसमें जो स्टार्ट था वो थोड़ा टफ था, जिसको कि 1 घंटा में या 1 घंटा 10 या कभी कभी 1 घंटा 15 मिनट भी किसी किसी से लग गया था सॉल्व करने में। और अगर आप सोच के जाइए कि आप पहले से ये प्लान करके जाइएगा कि नहीं मैं तो 45 मिनट से 50 मिनट्स में कर लूंगा और लास्ट में करूंगा, तो पता चलेगा आपने पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं किया। और अगर आप स्टार्ट में गलत कर दिए तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन होने का संभावना जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और स्टार्ट अगर 72 पार्ट्स आप ले आइए तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर आपका एवरेज भी होगा पूरा पेपर, फिर भी आपका इंटरव्यू कॉल तो जरूर आएगा। तो स्टार्ट जो है वो बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मेरे समझ से तो यही लगता है कि स्टैट को सबसे पहले करना चाहिए और फिर इसके बाद हिस्ट्री और जो करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि वहां पे आपके पास कंटेंट है। मान लीजिए आपके पास 45 मिनट्स भी रहेगा तो आप वहां पे कर ले जाओगे कि कंटेंट हम कम लिखेंगे। लेकिन स्टैट में तो ऐसा नहीं कि आप कंटेंट कम लिखो, कैलकुलेशन करना ही होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि पहले यही देने का। वैसे आपका वो जो सबसे बेस्ट लगता है आप उस पे जाइए, लेकिन मेरा अगर सुझाव रहेगा तो यही रहेगा कि स्टार्ट पहले करना चाहिए। तो स्टार्ट का क्वेश्चन मैं नहीं देखता हूँ। देखिए स्टार्ट में मेरा कुछ पार्ट मुझे लग रहा था गलत हो गया, तो मैं उसको फिर से क्रॉस करके कट करके दोबारा वहां से शुरू किया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पहले इसको कीजिए। बट मुझे 75 72 में 72 मार्क्स मिले थे स्टार्ट में। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पहले अपना जीएस के पेपर पे। ओके, तो जीएस के पेपर पे अगर आप चलोगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट लिया था वो था, व्हाट वेयर द कॉज ऑफ संथाल रिवॉल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम। तो इसमें देखिए दो चीज पूछ रहा है कि सबसे पहले काउज पूछ रहा है, फिर कोर्स मतलब इसका है कि ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, या तात्कालिक कारण क्या था, जैसे एक दरोगा का मर्डर था वो तात्कालिक कारण था वहां पे। तो वो सारा चीज, और फिर आउटकम कि इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इन लोगों के लिए कि दोबारा से इस तरह का ट्रैवल रिवॉल्ट नहीं हो। वो सारा चीज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आप पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब हो, या मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगा। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए संथाल ऐसा चीज है, हिस्ट्री का जितना भी सेक्शन है उसका इंट्रो और कंक्लूजन आपके पास तैयार होना चाहिए पहले से। तो क्या होगा कि वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे सपोज कीजिए कि इस बार अगर संथाल आ गया तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है बिरसा आए, या फिर ओवरऑल बिहार में जितनी ट्राइबल मूवमेंट्स हुई है उसको जोड़ के पूछ ले। तो आप क्या कीजिए कि बिरसा और वो जो ओवरऑल है उसके लिए इंट्रो कंक्लूजन तैयार करके रखिएगा, तो ज्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वो रिपीट भी हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो आपको ऐसे भी 6 में 3 ही क्वेश्चन करनी है तो आप वहां पे निकल सकते हैं। तो आप इंट्रो कंक्लूजन जो है, तो जैसे देखिए इसमें मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर संथाल पूछा जाएगा तो मैं कार्ल मार्क्स का यूज करूंगा। ठीक है, तो वो मैं पहले से ही तैयार था कि अगर ऐसा आएगा तो मैं बोल दूंगा इसका इंटेंसिटी इतना है था कि कार्ल मार्क्स ने भी अपने बुक में मेंशन किए थे। फिर मैप, बहुत लोगों को लगता है मैप कैसे बनाए। मैप बनाना मुझे लगता है सबसे इजी है। हालांकि हो सकता है मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल इसीलिए लग रहा हो। मैप में कुछ नहीं, आप देखिए आप अगर संथाल पढ़िएगा तो संथाल के कंटेंट में आपको ये तो पता है कि भागलपुर के एरिया में हुआ था, संथाल परगना जो है वो
जो तत्कालिक भागलपुर अभी है, और फिर जो झारखंड का एरिया है वहां पे भी हुआ था, और थोड़ा बहुत पार्ट इसका जो बांकुड़ा सब है वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करनी है, एक मैप ड्रॉ करना है रफ सा, इसमें इस एरिया को दिखा देना है, हाईलाइट कर देना है, नीचे में लिख दी कि एरिया ऑफ संथाल रिविलियन, और ये सारा चीज आप छाप दीजिए। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मैप बनाना है, सुंदर ही होना चाहिए, आप जैसा ही बना सकते हैं बनाइए, बट एरिया मेंशन कर दीजिए। ओके, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है वो, तो पहला पार्ट क्या था, काउज, तो आप इसमें काउज लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक काउज, फिर सोशल काउज, और इसी तरह से आप उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, बेगारी क्या होता था उस समय में, पुरोहा पंचायत क्या होता था, ये सारा चीज आप लिख दीजिए। नेक्सस था मनी लेंडर का, ये सारा। और वहां पे हुआ क्या था कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि कुछ ट्रेवल्स ने दरोगा को मर्डर कर दिया था, और वहीं से ये रिविलियन एक्चुअली में संथाल हुआ था, और दरोगा उन लोगों पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटी करते थे, तो ये सारा चीज जो है ऊपर में लिख सकते हैं। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट लीडर है, तो देखिए लीडर आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन वो उतना अच्छा दिखने में लगता नहीं, तो आप अगर इस तरह से कर दीजिए तो स्पेस आपने उतना ही लिया, और थोड़ा दिखने में लगता है हाँ चलो इसको ये पता है कि ये 4 लीडर था, इस तरह का चीज सब। फिर उनके लीडरशिप का क्या स्टेटस था, तो ये सारा देखिए, पहला था कॉज और दूसरा था कोर्स, किस तरह से वो शुरू हुआ, कहाँ से। अब इसमें जो तीसरा पार्ट है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कहीं यहाँ पे हैश डाल के, आप इसको हो सकता है तो आप इसको एक बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ताकि उसको ये लगे एग्जामिनर को चेक करते समय कि इन्होंने सारा पॉइंट को एड्रेस किया है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि इसका आउटकम क्या था, तो आप इसके आउटकम में बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, संथाल परगना आ गया था पावर में, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उस पर कंट्रोल ले लिया था, सारा सब कुछ। तो इस तरह से आप लिखिए, इतना डिटेल में करने का जरूरत नहीं, कंटेंट आपके पास होंगे, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ओवरऑल आप कैसे लिखिए, कि आपको, मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी वहाँ हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है, आपकी चीज पढ़ लेना चाहिए उनके द्वारा, तो वो हो जाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में 20 मार्क्स मिले थे, जो ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने एक चीज और सोच लिया था, मुझे लास्ट में कहीं ना कहीं ये मधुकर जी जो एक हिस्टोरियन है, तो वो क्या बोले थे, अकॉर्डिंग टू मधुकर जी, इट वाज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो जनरली इस सब तरह का पॉइंट ना अगर आपके पास पहले से है, तो आप क्या कीजिए, इसको बॉडी में मत यूज कीजिए, या तो इंट्रो में यूज कीजिए या तो कंक्लूजन में। कंक्लूजन के समय, कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं, तो वो थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। तो आप क्या कीजिए कि ये सब चीज लास्ट में ही डाला कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो मैंने लिखा था वो था ये या तो होगा चंपारण सत्याग्रह का, और मैंने तीन ही है, या तो पटना कलम का। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखा था। तो ये पटना कलम का है। तो देखिए इसमें भी मैंने एक कोट रट के पहले से याद करके रखा था कि व्हाट इज एन आर्ट, इट इज सोल, क्रिएटिव फोर्स, इट्स रियल। ये कौन बोले थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप ये इसको चिपका दीजिए। लेकिन इसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके बाद ना वो इस आर्ट जो कोट आपने लिखा है उनका कुछ भी नहीं लिखते हैं उससे रिलेट करके इसको, और डायरेक्ट कुछ और अपना इंट्रो लिखना शुरू करें। वैसा नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा इससे रिलेट कीजिए कि आर्ट क्या है, ये क्यूरेटिव इमेजिनेशन है ह्यूमन का, जो शो करता है उस समय का क्या, तो उस पीरियड का जो कल्चर है वो। और उसके बाद फिर इसमें जोड़ दीजिए कि पटना कलम जो है वो यूनिक पेंटिंग था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स लाइफ ऑफ कॉमन मैन। तो हुआ क्या कि देखिए आप इसी कोट का एक दो लाइन ऊपर में लिखिए उससे जोड़ते हुए, और फिर आपने पटना कलम का क्या यूनिक फीचर था वो लिख दिए। ओके, तो क्वेश्चन में जैसा था कि पटना कलम के बारे में क्वेश्चन में था क्या कि ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ पटना कलम। तो पहले अब हम लोगों को फीचर डिस्कस करना है, इसमें मोस्टली इसमें फीचर ही डिस्कस करना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी पॉइंट आपको डालनी चाहिए ताकि आप अधिक मार्क्स ला सकें। तो मैं वो आपको भी बताऊंगा कि वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अब समझिए पटना कलम में क्या मैप का यूज किया सकता है, क्या फ्लो चार्ट का यूज किया जा सकता है। तो हाँ, इसका यूज किया जा सकता है। तो आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका डालते हैं उसको आप यहाँ पे ले आइए। तो आप सबसे पहले लिख दीजिए कि अकबर और अकबर के समय में एक नौहर मनोहर था। फिर जहांगीर का पीरियड जो था वो गोल्डन पीरियड था। औरंगजेब के समय में क्या हुआ कि वो ये जितना पेंटर थे वो मूव करके मुर्शिदाबाद, वहां पे कौन था, मीर जाफर था। फिर वहां से वो लोग भागे, तो फिर उसके बाद वो लोग आए किस एरिया में, पटना एरिया में, और यहाँ पे पटना कलम डेवलप हुआ। तो ये एक तरह से फ्लो चार्ट हो गया। और इसके बगल में आप देख लीजिए मैं कितना घटिया मैप बना हुआ हूँ, आप इससे भी घटिया बना सकते हैं फिर, बट भी आप जगह जरूर दिखाइए उसमें। तो ये आरटीएम ये सब प्लेस नहीं आया है, लेकिन इसमें आरा था, पटना था, तो ये सारा चीज आप दिखा सकते हैं इतना करके। ओके, तो होगा कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन आप ये समझ जाइए कि बाकी से आपको एक या दो मार्क्स तो जरूर अधिक मिल जाएगा। क्योंकि ये जो जो इतना कथा है नीचे में, कहानी है, वो तो सब लिख के आएगा, लेकिन ये थोड़ा आपके कॉपी में अलग दिखा।
ओके। तो फिर इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, कजली स्याही कलर, ये सारा चीज आप बुक से पढ़ लीजिएगा, वो सारा चीज आपके पास पता ही होगा आपको। तो ये सब करने के बाद लास्ट में एक चीज कि रीजन क्यों डिक्लाइन हुआ, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी अगर आप ये चीज लिखिएगा तो थोड़ा एग्जाम, अगर आपके पास समय भी रहता है, और इस तरह से देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 मिनट से अधिक समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये आपके लिए मार्क्स लेके आएगा। ओके, तो आप रीजन ऑफ डिक्लाइन लिख दीजिए, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इसको फिर से रिवाइव करने का। पटना कलम पे एक राज्यसभा टीवी जो पहले हुआ करता था, उसका बहुत अच्छा आर्टिकल है, वीडियो है 26 मिनट्स का, आप देखिएगा, अच्छा वीडियो है, आपको में सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये कर दीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन इसमें देना है। तो कंक्लूजन देने का मतलब है आप ये ओपिनियन दीजिए कि हाँ, पटना कलम जो था बहुत अच्छा था, लेकिन वो डिक्लाइन कर गया। अब डिक्लाइन कर गया तो आप इसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं ताकि इसका फिर से इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बोलिएगा कि ये टाइम है फिर से उसको रिवाइव करने का, इसको क्या करो, स्कूल के करिकुलम में जोड़ दो, ठीक है, ट्रेनिंग दो, नया जो जनरेशन का है उसको, सब्सिडीज दो पेंटर सबको, ई कॉमर्स मार्केट पे इसको पॉपुलराइज करो, और ये सारा चीज जब करना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये सारा चीज करने से ये फिर से दोबारा रिवाइव हो सकता है। तो ये सारा एक कंक्लूजन में ये सारा पॉजिटिव नोट्स में पॉइंट्स दीजिएगा, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे इसमें देखिए 22 मार्क्स मिला है, जो कि एक अच्छा मार्क्स है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट जो था कि वो चंपारण सत्याग्रह वाला था क्वेश्चन, कि चंपारण सत्याग्रह जो है क्या वो वाटर शेड मूवमेंट है। तो क्वेश्चन मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है जो मैंने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह वाज ए वाटर शेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो बस इस पे क्या करना है आपको, देखिए कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है तो आपको हमेशा इस चीज से सहमत रहना चाहिए कि हाँ ऐसा था, लेकिन उसके सपोर्ट्स में आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया था कि चंपारण सत्याग्रह बेसिकली किस चीज का था, फार्मर के लिए हुआ था, तिनकठिया आंदोलन के लिए हुआ था। तो मेरे पास एक ऑलरेडी बना बनाया कोट था कि नथिंग कैन स्टॉप फार्मर टू अचीव देयर राइट इफ दे आर यूनाइट। ओके, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती बोले थे। और फिर इसके बाद जो गांधी जी के आने से पहले जो था वो हम लोगों के देश में स्पार्टिक मूवमेंट मतलब अलग अलग जगह पे होता था, गांधी जी के आने के बाद ही ये मास मूवमेंट में चेंज हुआ। और फिर आपको इस सब के सपोर्ट में कुछ कुछ पॉइंट देना होगा कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था तीन कठिया के बारे में, गांधी जी राजकुमार जी की रिक्वेस्ट पे आए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो क्या है कि धारा 144 लगा हुआ था, फिर भी गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। तो ये पहला करेज उन्होंने दिखाया, क्योंकि इससे पहले इंडियन को लगता था धारा 144 लग गया बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन गांधी जी बोले कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपना प्रोटेस्ट रखते हैं तो वो जो अहिंसा के साथ, तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती है। तो वो हुआ। फिर इट वाज फर्स्ट मूवमेंट इन दिस एरिया, पीपल जो है बहुत अलग अलग तरह के लोग यूनाइट हुए, अलग अलग कास्ट से, कम्युनिटी से, वो सारा चीज। फिर इसकी इनके दबाव में क्या हुआ कि अंग्रेज को एक कमिटी बनाना पड़ा, जिसमें मिस्टर सलाई, इनका नाम याद रखिएगा, तो ये सब आप डाल दीजिएगा कि वो भी थे। फिर न्यू लीडर का इसमें जन्म हुआ, मतलब न्यू लीडर का जन्म नहीं, बेसिकली न्यू लीडर उभर के आए। तो ये सारा चीज, आप राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लीडर थे उस समय के, वो आए, जो कि बाद में एनसीएम क्यूआईएम सीडीएम सब में बहुत मदद किए। तो ये सारा चीज आप अपने सपोर्ट्स में लिख करके, और फिर हिंदू मुस्लिम यूनाइट, एजुकेशन, एजुकेटेड मिडिल क्लास का क्या रोल था, ये सारा चीज लिखने के बाद, और फाइनली ऐसा हुआ कि इस ये जो था एक तरह से समझिए कि जो नेक्स्ट आने वाले मूवमेंट थे, सिविल डिसोबीडियंस क्यूआईएम मूवमेंट, उन सब के लिए एक तरह से रीड का काम किया। तो फिर ये सब चीज लिखने के बाद आप इसमें बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये जो फाइनली हम लोग मतलब इसी जो चंपारण सत्याग्रह था उसी का दिन था कि लोगों में कॉन्फिडेंस आया, वो बाकी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किए मास लेवल पर, और फाइनली हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। तो ये अपना पॉइंट्स आप सजेस्ट करके, तो आप देखिए इसमें मुझे 23 मार्क्स मिला है, जो कि हाईएस्ट मुझे लग रहा था कि मेरा जो 3 क्वेश्चन हम लिखे थे, एक में 20, एक में 22, एक में 23 मार्क्स मिला था, तो ये हाईएस्ट वाला था। तो अगर आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से थोड़ा कनेक्टेड है, आप सारा चीज लिख के आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे। और ये जो कोट है वो आप याद करके रखिए, जहां मैप बन सके वहां पे मैप बनाइए, जहां नहीं बन सके वहां पे मत बनाइए। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम बिहार का मैप बनाते, उसमें चंपारण दिखा देते, तो बहुत अधिक बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2-3 पॉइंट जगह रहता तो दिखाते। फिर भी अगर आपको नहीं लगता है कि कुछ मिल रहा है, ना कोट याद पड़ रहा है, तो आप मैप ही बना दीजिए, उसमें चंपारण दिखा दीजिए कि यहाँ पे हुआ था पहला बार। तो ये हुआ। हालांकि हर एक जगह जबरदस्ती का मैप भी नहीं डालना चाहिए, जहां लगे वहीं पे ही डालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है
करंट अफेयर्स का। तो उस समय में 66 में जो करंट अफेयर्स पूछा था वो कुछ थोड़ा आप समझिए तो हट के पूछा था। तो कुछ दिन पहले का, जैसे करंट में जो एक्चुअल करंट में होता है उससे 1 साल या 1.5 साल पहले का जो करंट था, वो जैसे ये 12th ब्रिक्स सेशन जो था वो पहले ही हो चुका था, एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आया था। लोग इंडिया ईयू का एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था क्योंकि वो न्यूज में नहीं था, फिर भी वहां से आया था। हाँ, ये क्वेश्चन एक न्यूज में था, जिसके जो कि आ, एक न्यूज में था और ये एक्सपेक्टेड था। फिर अगर आप देखिएगा हरित भारत संकल्प, तो ये ऐसा मतलब इतना इंपॉर्टेंट योजना नहीं था जिस जो कि एग्जाम में आए, तो लोग इसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उस साल ओवरऑल जो है इसको थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल ही बोला जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखा था ईयू के बारे में, तो बोल क्या रहा है, डिस्कस बिटवीन द इंडिया यूरोप ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो उस समय में ये न्यूज में नहीं था, ये पहले से ही चल रहा था। लेकिन अब मान लीजिए आपको ये पूछ ले और आपको बहुत सारा चीज नहीं पता है इसके बारे में, फिर भी हमको लिखना तो है। तो लिखना तो है, तो इन जनरल जो चीजें हैं वो भी आप डिस्कस करके निकल सकते हैं वहां पे, और थोड़ा ब्रॉड बेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक इंट्रो दिया यहाँ पे। तो इंट्रो में मैंने ये सारा चीज अगर आपको याद रहे, जैसे विजन आईएएस का एक नोट्स आता है आईआर का, उसमें जनरली फैक्ट्स रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो आप देख लीजिए कि 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया यू कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में, और 35% वर्ल्ड के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो था वास्को डी गामा के टाइम से ही हम लोगों का रिलेशन है ईयू से, और धीरे धीरे ये और डीपर होते जा रहा है। और एक मैप बना दीजिए वर्ल्ड का और उसमें दिखा दीजिए कि इंडिया यहाँ पे है और ईयू यहाँ पे है। ये मैप जरूरी नहीं है बहुत अधिक बड़ा बनाए, फिर भी आप छोटा मैप भी इसमें बना करके दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ये सब पार्ट हटा भी सकते हैं, सिर्फ ऐसा ही कि यूरेशिया और एशिया रहने दीजिए, इंडिया रहने दीजिए और हो जाए। उसके बाद क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ब्रिक्जिट के कारण ना, जो इंडिया ईयू अपना ट्रेड रिलेशन और बढ़ाना चाहता है, तो उसका कारण है कि मेन ब्रिक्जिट ब्रिक्जिट के कारण ईयू से जब से यूके निकला है, तो वहाँ वो लोग भी अपना फील्ड को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, जहां से ब्रिटेन से जो चीज सुविधा मिलती थी वो दूसरे देश में लाना चाहता है, और इंडिया भी इसको ट्रैप करना चाहता है कि किसी तरह से वो बेनिफिट वो लोग मेरे से ही अच्छा से व्यापार करे और हम ही लोग उस वो जो ब्रिटेन का गैप है ईयू में उसको फुलफिल करें। तो वो सारा चीज, फिर ईयू इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है, तो उसके बारे में एफटीए जो था वो है लेकिन अभी भी रेटिफाइड नहीं हुआ था। वो डेटा सिक्योरिटी के बारे में हमेशा ईयू हल्ला करते रहता है, इंडिया पे वो दबाव बनाते रहता है। डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी वो बोलता है कि इंडिया चाहता है कि वो जो सर्वर होता है वो इंडिया में रहे, लेकिन ये लोग चाहता है कि नहीं नहीं वो उधर ही रहे। और उन लोगों का आईपीआर रूल भी जो है वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत टाइट है, तो जिससे भी इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो इंडिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी में देता है, तो उससे यूएस ईयू इन सबों को बहुत अधिक प्रॉब्लम है जो फार्मर को ये क्यों मिलता है। और ये सारा चीज आपको पता होगा, आप जब मेंस का आंसर लिखने जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये सारी चीज तो आपको आइडिया होगी पहले से। ये चीज लिखने के बाद आप लिख दीजिए कि ये सारा प्रॉब्लम था। उसके बाद लिखिए बट स्टिल इंडिया हैव ए गुड टाई विथ मोस्ट ऑफ देयर कंट्री लाइक फ्रांस जर्मनी इटली और फिर इटली, और फिर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और अब इतना सारा चीज को अगर आप पैराग्राफ में डिस्कस कीजिए तो वो 2 पेज लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पेज नहीं है, तो आप इस तरह से भी इसको ये बता एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईयू, आप ये सारा चीज इसमें बता सकते हैं। तो उस समय में जैसे पेरिस एग्रीमेंट COP21 हुआ था, तो वो सारा जो जब का जो करंट है वो आप डाल करके इस तरह से भी यूज करके आगे निकल सकते हैं। ओके। उसके बाद बहुत लोग एग्जाम में क्या करता है कि हम देख रहे थे कुछ लोग क्या करते हैं इसको स्केल से बनाते हैं। क्यों भाई, इतना करने का क्या जरूरत है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम नहीं लिख रहे हो। आपका ऐसा होना चाहिए कि उसको दिख जाए स्पष्ट रूप से कि ये चीज आप बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा वो। ओके। अब फिर आप एक अच्छा सा कंक्लूजन दे दीजिए, और कंक्लूजन में मैं एक दो चीज और आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। ये करंट में जो चीजें रहते हैं उसको भी कंक्लूजन में जोड़िए, साथ ही साथ अगर आपको कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं मिले हैं तो एटलीस्ट ये जो एसडीजी गोल है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एसडीजी 3 है, गुड हेल्थ, ये सारा चीज को यूज कर सकते हैं कि अगर इन लोगों का टाई जो अच्छा हो जाएगा तो इंडिया में जो ये सारी चीजें की प्रॉब्लम है वो और कम हो जाएगी, और ईयू में भी अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो और कम हो जाएगा, और हम लोग 2030 तक इसको अचीव कर लेंगे। इसीलिए ये समय जो है परफेक्ट है इंडिया ईयू को अपने बिजनेस करने के लिए। तो ये एक तरह से आप टेम्पलेट बना के रखिए, किसी भी देश से पूछेगा आप ये सारा चीज डाल सकते हैं अगर आपको वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तब। नहीं, अगर आपके पास अच्छा खासा पॉइंट है तो आप फिर उसको डालिए। तो वो हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा था वो मैं ब्रिक्स का क्वेश्चन लिखा। तो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन क्या है उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ब्रिक्स में ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द 20th ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इशूज
क्या क्या हुए थे? पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोगों ने क्या 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 मैंने उसमें लिखा है। तो जो इंडिया ईयू का क्वेश्चन था उसमें मुझे 20 मार्क्स मिले थे। ये जो ब्रिक्स वाला क्वेश्चन है इसमें भी मुझे लगता है कि इसमें मुझे 20 से अधिक मार्क्स मिला था, इसमें 21 मार्क्स मिले थे। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ब्रिक्स ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक आदमी को आना चाहिए, ठीक है। तो आप ब्रिक्स के लिए क्या करना है आपको कि इंडिया से मतलब ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, ये कब पावर में आया, इसका क्या मेन है, वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन है, और कितना परसेंट जीडीपी ये कवर करता है, कितना परसेंट वर्ल्ड का ट्रेड ये करता है। इसमें एक वर्ल्ड का मैप बना लीजिए, वो चारों कंट्री पांचों कंट्री को दिखा दीजिए यहाँ पे। तो ये ब्रिक्स का हो गया। फिर रिसेंटली उसी समय में हुआ था, वो न्यूज में था, तो ये ब्रिक्स कंट्री का समिट हुआ था और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए थे। तो ये तो हर एक बार चेंज होते रहेगा, मान लीजिए अभी नेक्स्ट ब्रिक्स जो होगा उसमें कुछ और आउटकम्स आएंगे तो वो आपको देखने होंगे। तो उस समय में ये सारा आउटकम था, तो वो सारा चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये सारा चीज लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि एक बार चैलेंज इसके बारे में लिखिए कि चैलेंज क्या है। अब फिर चैलेंज में अगर स्पेस कम है, कम टाइम है, तो आपको क्या करना है, चैलेंज में ये बड़ा वाला डायग्राम इस तरह से बना करके और इसमें ये सारा चीज बता सकते हैं कि क्वाड से प्रॉब्लम था। तो ये चूंकि 2 साल हो गया इसका, तो ये कंटेंट जो है वो कॉन्टेक्स्ट इसका चेंज हो गया होगा, या कुछ इसमें ऐड हो गया होगा, कुछ चीजें रिमूव हो गई होगी, लेकिन लिखना फ्रेम आपको इसी तरह आंसर करना है। ओके, वो लिख दीजिए। फिर नीड ऑफ द आवर्स फॉर ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को क्या करना चाहिए, जो हम लोग वे फॉरवर्ड बोलते हैं ना, तो वे फॉरवर्ड लिखने से अच्छा है कि इस तरह का सेंटेंस लिखिए। तो वो वे फॉरवर्ड एक तरह लगता है कि कोचिंग से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, जैसे कोचिंग में हम लोगों को दिया जाता है, आप सीधा वो लिख रहे हैं। एटलीस्ट ये सारा चीज तो आप चेंज कर ही सकते हैं वहां पे। तो ये सारा चीज आप करने के बाद एक कंक्लूजन फिर अच्छा से, तो गोल्डमैन सैक्स का जो ऑनर था उसी ने ये विजन दिया था, और फिर जो उस समय के करंट में जो सारा चीज चल रहा है वो सब आपको लिखना चाहिए। तो वो लिख दीजिएगा तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है ये था एक, उस समय में गवर्नमेंट के द्वारा जब क्या हुआ था कि कोविड के बाद ना बहुत सारे जॉब्स चले गए थे, तो इंडियन गवर्नमेंट जो था अपने मार्केट को बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लाया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो देखिए, एग्जामाइन द रिसेंट बेसिक फीचर ऑफ द प्रोविजन एंड प्रोविजंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, अभी देखिए, मुझे लग रहा था कि मैं इसको सबसे बेस्ट लिखा हूँ, लेकिन पता नहीं हुआ मुझे कम मार्क्स मिले, इसमें सिर्फ 9 मार्क्स मिले हैं, वरना मेरा मार्क्स जो है वो 200 आ जाता वहां पे। तो देखिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको लिखना कैसे, मेरा लिखा हुआ खराब नहीं है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको भूमिका जो इसका बांधना है, जो आपको इंट्रो देना है, वो इस हिसाब से दीजिए कि आखिर इस योजना को लाया क्यों गया। तो ये, तो पहले कि इंडिया जो है वो 5th रैंक पे था जीडीपी में उस समय में। अभी तो बोला जा रहा है कि 4 ट्रिलियन के बाद 4th रैंक पे आ गया है, लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं मिले तब तक नहीं। वो यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो रहा है, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोले या आईएमएफ का डेटा नहीं है तब तक आप नहीं बोल सकते। तो अभी 5th ही मानिए उसको। द रेट ऑफ ग्रोथ वाज, जो है हम लोग क्या था, फास्टेस्ट इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। बट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन आउटब्रेक, आवर रेट ऑफ ग्रोथ बिकम निगेटिव इन 2020। द प्रॉब्लम ऑफ, ये जो प्रॉब्लम था किस चीज का, लॉकडाउन का, माइग्रेशन का, पॉवर्टी एंड जॉब लॉसेस वाज कॉमन, ठीक है। आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो हाईएस्ट था उस समय में, हाई था कितना, 7.1% अकॉर्डिंग टू आईएलओ। आईएलओ क्या होता है वो, आप सिर्फ आईएलओ मत लिखिए, ब्रैकेट में ये बोल दीजिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2020, विच वाज जो है 45 साल के हाईएस्ट मार्क पे था। तो ये देखिए, इतना मैंने इंट्रोडक्शन लिया, इस चीज के कारण अब लिखना है इन दिस। तो इस टफ टाइम में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो एक नया योजना लेके आया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत स्कीम करके था, और उस स्कीम के अंदर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना करके था, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट करके, फिर 5L क्या था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, ये सारा चीज, और फिर इसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, और ये जो है EISBD के के फॉर्म पे वो चला था। खैर इसको इतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने कितना लिखा था। तो मुझे लग रहा था कि ये मैंने ठीक लिखा है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मैंने फिर पकड़ा, और उसके बाद उसमें वेज हाइक हुआ था मनरेगा में, कहाँ क्या क्या सब हुआ था, वो सारा चीज मैंने लिखा था। फिर भी 9 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक तरह से मेरे लिए तो खुद ही ये
मतलब पचाने वाली बात नहीं थी कि इतना कम मार्क्स कैसे मिल सकता है इस क्वेश्चन में एटलीस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन लिख के गया था, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था इसमें। खैर जो भी, तो क्योंकि बीपीएससी तो ये भी नहीं बताती कि आपको कितने मार्क्स मिला है और आपको क्यों कम मिला है, ये भी नहीं होता है। तो आप उसको आप रहने देते हैं। लेकिन मुझे 9 मार्क्स मिला था इसमें, तो टोटल मेरा 187 मार्क्स मिला था। तो इस बेसिकली मैं मेरा क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये था कि आप किस तरह से इंट्रो लिखिए, किस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं, मैप का कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का कैसे यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे अगर संभव हो तो। लेकिन ये सारी चीज आप वहां पे नहीं कर पाइएगा, उसको करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी ही देनी पड़ेगी। हम लोग भी एक वे टू पीसीएस चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल फीडबैक भी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है बीपीएससी में, वो लोग देते हैं। तो आप जुड़ करके उसका फायदा उठा सकते हैं वहां से, या किसी दूसरे टेस्ट सीरीज भी आप लिखिए, लेकिन टेस्ट सीरीज लिखिए तभी आप वहां पे कर पाइएगा। ओके, हैंड राइटिंग कोई उतना मायने नहीं रखता, बट क्वेश्चन आपको पूरा कवर करना है, क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर आपका स्टैट 72 में 72 आ गया तो मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये गारंटी है कि आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो आप स्टैट को सही करने का कोशिश कीजिए, पहले सेक्शन में आप उसी पे अटेम्प्ट लीजिए, उसमें जितना टाइम लगे लगने दीजिए। उसके बाद जो आपके पास टाइम है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, हिस्ट्री और, सपोज कीजिए कि आपको 1 घंटा 10 मिनट लग गया उसमें, तो कोई नहीं, फिर 1 घंटा 50 मिनट जो है उसी को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, और फिर उसी एक, यानी 55 मिनट आपको मिलता है, तो उसी 55 मिनट में हिस्ट्री को लिखिए और 55 मिनट में आपको करंट को लिखना है। आप सपोज कीजिए कि कोई एक आंसर आप लिख रहे हैं, पहला आंसर आपने 6 पेज में लिखा और नेक्स्ट आंसर आपने 30 पेज में ही लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप खुद बोल रहे हैं एग्जामिनर को कि भाई पहला क्वेश्चन जो मैं 6 पेज में लिखा हूँ उसमें तुम मुझे ज्यादा मार्क्स दो, और दूसरा जो मैं कम पेज में लिखा हूँ उसमें कम मार्क्स दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कर लीजिए कि मान लीजिए कि जैसा कि आप अगर देखिएगा, मैंने 36 में 36 पेज तक पूरा लिखा था इसमें। ओके, तो इसमें प्लान ऐसे करना है आपको कि आपका जीएस में जब स्टैट है, सपोज कीजिए कि स्टैट का पोर्शन आपने, मैंने 10 पेज लिख दिया था, तो अब 26 पेज ही मुझे मिला था। जनरली 10 पेज जाता नहीं है, ये 6-7 पेज में हो जाता है, लेकिन उसमें बीच में मेरा कुछ गलत हो गया था, इसको मैंने कट करके फिर दोबारा किया था। तो अब 26 पेज है, 26 पेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 6 क्वेश्चन लिखनी है, 26 पेज है। तो आप क्या कीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 4.5 पेज, 4 पेज आपको मिलता है, तो ऑन एन एवरेज आप 4 पेज में ही आगे का क्वेश्चन कीजिए। ओके, या फिर अगर मान लीजिए आपका 5 ही पेज में हो जाता है स्टैट, तो आपके पास 31 पेज है, तो क्या आप 6 पेज लिखिएगा? नहीं, आप तब लिख नहीं पाइएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब टेस्ट सीरीज आप दीजिएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि हम 4 और या 4.5 या 5 पेज मैक्सिमम लिखते हैं, तो मैं पेपर कंप्लीट कर पाता हूँ। तो वहां पे भी आप कर लीजिए, कर ले जाइएगा। और चूंकि GS1 GS2 दोनों है, तो आपको एनर्जी थोड़ी बचा के रखनी है GS2 के लिए भी, तो आपको टेस्ट सीरीज तो देनी ही चाहिए, ताकि आपको एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाए कि आप कितना पेज लिखते हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। खैर, ये सारा बात हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, दूसरे वीडियो में मैं एक्चुअल स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे करूंगा। और GS2 का 64 65 67 GS1 सारा जो ये है मैं डिस्कस कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर। तो आप लोग उसको देखिए, 69 में भी बेनिफिट भी होगा, और 70 जो बीपीसी आएगा उसमें भी आपको ये सारा चीज बेनिफिट होगा इस सब। चलिए, थैंक यू वेरी मच।